हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉर्थ सेट प्रिपरेशन विद माय नॉर्थ सेट डायरी। और जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम चल रहा था उसमें मैंने पार्ट 1 से लेकर पार्ट 10 तक आपको एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पढ़ाया था। वो थोड़ा सा बोरिंग हो सकता है ना, उसमें क्योंकि थोड़ा सा रट्टाफिकेशन होता है। लेकिन आज हम स्टार्ट करने वाले हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की डिजीज़। वन बाय वन हम एक एक डिज़ीज़ को कवर अप करेंगे और मैं अपने चैनल के थ्रू आपका नॉर्थ सेट का फुल सिलेबस कवर अप कराऊंगी। आपको सिर्फ यहाँ से अपना तैयारी करना है और अच्छे से पढ़ाई करना है। आपको सिर्फ इस चीज़ पर ध्यान देना है कि हमें अच्छे से पढ़ाई करनी है, बाकी सिलेबस कवर अप कराने का काम मेरा है। वो तो मैं आपका फुल सिलेबस आपका अपने चैनल पर कवर कराऊंगी, ठीक है। और डेली आपको एमसीक्यूज़ लगाने हैं, जो मैं 50 क्वेश्चन डेली PR यादव के अपडेट करती हूँ। जिनके पास बुक नहीं है, आप मेरे चैनल के थ्रू भी उन क्वेश्चंस को लगा सकते हैं। भले ही चाहें, देखिए आपका टॉपिक वहाँ पर नहीं हुआ हो, है ना, वो टॉपिक नहीं हुआ हो, लेकिन आपको नॉर्मली क्वेश्चन को रीड ज़रूर करना है। क्योंकि आप क्वेश्चन को अगर रीड करेंगे तो फिर उसका, चाहे आपके 50 क्वेश्चन में एक भी क्वेश्चन ठीक ना जाए, शुरू में ऐसा होता है, नॉर्मल है, सबके साथ ऐसा होता है। लेकिन आप अगर रीड करेंगे, सेकंड टाइम जब रीड करेंगे तो आपके कुछ क्वेश्चन ठीक होने लगेंगे और आपको उसका एग्ज़ाम का पैटर्न और लेवल समझ आएगा। और दूसरा, आपको कुछ ना कुछ, आपको क्वेश्चन अगर गलत भी होगा तो आपको कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट देकर जाएगा वो, कि इसका ये नहीं, ये आंसर था। वो आपको कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट, अगर जो चीज़ हमारी कभी गलत होती है लाइफ में तो वो कुछ ना कुछ हमें सिखा के जाती है फिर, है ना। तो गलत होना भी एक अच्छी चीज़ है। अगर हमारे आंसर गलत हो रहे हैं तो वो भी एक अच्छी चीज़ है। आप उसको भी पॉजिटिव वे में लीजिए, उसको बिल्कुल भी नेगेटिव वे में मत लीजिए, है ना। क्योंकि वो क्वेश्चन अगर हमारा गलत हुआ, वो हमारे लाइफ टाइम याद रहने वाला है कि हमने ये गलती करी थी, अब हम दोबारा इसको गलती को नहीं करेंगे, ठीक है। तो चलो फिर बिना देरी करे हम स्टार्ट करेंगे आज ईसोफेजियल डिजीज़, ईसोफेगस में होने वाली बीमारियां, इनको हम स्टार्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले मेरा थोड़ा सा पार्ट रह गया था, जो मैंने एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में पढ़ा रही थी, उसका थोड़ा सा ये पार्ट रह गया था, रेक्टम और एनस का, है ना, लार्ज इंटेस्टाइन में। देखो, मैं पहले आपको थोड़ा सा ही बता देती हूँ, उसके बाद हम अपना डिजीज़ स्टार्ट करेंगे। मैं आपको डिजीज़ 1 बाय 1 पढ़ाऊँगी, ठीक है। देखो, पहले हम याद करेंगे, देखेंगे रेक्टम को। रेक्टम हमारा 12 to 15 सेंटीमीटर। देखो, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में पॉइंट होते हैं, उसमें कुछ कॉन्सेप्ट नहीं होता। क्योंकि अगर रेक्टम की हमें ये लंबाई या लेंथ दे दी है कि 12 to 15 सेंटीमीटर होती है, तो इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, या फिर कोई आप फार्मूला या फिर कोई रूल नहीं लगा सकते कि भाई ऐसा रूल लगाएंगे तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। कुछ नहीं होगा, सिर्फ ये तो एक लेंथ है, तो ये आपको एज इट इज़ याद रखनी पड़ेगी कि 12 to 15 सेंटीमीटर रेक्टम की लेंथ होती है, ठीक है। और जो हमारा होता है टेम्पररी स्टोर होता है स्टूल, तो कहाँ पर, रेक्टम में ही स्टोर होता है। टेम्पररी मतलब कि एकदम से हमें ऐसा लगता है कि हमें स्टूल पास करना है, लेकिन हम किसी ऐसी जगह पर अगर हैं, जैसे कि हम ट्रैवलिंग में हैं, बस में हैं, तो हमारे माइंड ब्रेन को ये सिग्नल पता होता है कि अभी हम इस जगह पर पास नहीं कर सकते स्टूल। तो फिर मतलब रेक्टम में टेम्पररी होल्ड, रेक्टम जो होता है वो स्टूल को टेम्पररी होल्ड करके रखता है, जब तक कि आप वहाँ सही जगह पर, उस पर वॉशरूम में ना पहुँच जाएँ कि हाँ भाई अब यहाँ पर हम अपना जो स्टूल है वो पास कर सकते हैं। तो ये क्या, टेम्पररी स्टोर करने का काम भी कौन करता है, रेक्टम करता है। स्टूल को टेम्पररी होल्ड करने का काम किसका है, रेक्टम का, ठीक है। इफ़ रेक्टम स्ट्रेच, अगर रेक्टम की जो वॉल है वो स्ट्रेच यानी कि फैलेगी, तब डेफिकेशन ट्रिगर होगा, तब हमारे ब्रेन का जो सिग्नल है वो ट्रिगर होगा और स्टूल हमारा पास हो जाएगा। जब हम सही जगह पर पहुंच जाएंगे तो रेक्टम की जो वॉल है वो स्ट्रेच यानी कि फैलेंगी और डेफिकेशन ट्रिगर यानी कि ब्रेन से सिग्नल आएगा और स्टूल पास हो जाएगा, ठीक है। तो रेक्टम का जो काम होता है वो टेम्परेरी स्टूल को होल्ड करने का होता है, और 12 to 15 सेंटीमीटर का रेक्टम होता है, और ये जो है वो स्ट्रेच होने पर स्टूल को पास आउट करता है, ठीक है। दूसरा है हमारा एनस। एनस होता है हमारा 3 to 4 सेंटीमीटर।
एनएस कितना होता है, 3 to 4 सेंटीमीटर का होता है। मैं इसको आगे बताऊंगी। इसमें ना एनएस में हमारे क्या होता है, एक होता है इंटरनल एनल स्फिंक्टर जो कि हमारा इनवॉल्यूंटरी होता है, और एक होता है हमारा एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर जो हमारा वॉल्यूंटरी स्केलेटल मसल से बना होता है। अभी मैं आपको आगे डायग्राम दिखा रही हूँ तो आपको उसमें समझ आएगा, ठीक है। देखो ये वाला डायग्राम आप देखो ध्यान से, ये हमारा एनएस है, कम्प्लीटली एनएस है, ठीक है। एनएस में जो लाइन होती है, अंदर वाले को हम क्या बोलेंगे, 2 स्फिंक्टर है, अंदर वाले पार्ट को हम क्या बोलेंगे, इंटरनल पार्ट, और बाहर वाले पार्ट को हमने क्या बोला, एक्सटर्नल पार्ट। जो अंदर वाला पार्ट है इसकी जो मसल होती है वो कैसी होती है, हमारी इनवॉल्यूंटरी स्मूथ मसल। कैसी होती है, इनवॉल्यूंटरी स्मूथ मसल। और जो हमारा बाहर वाला पार्ट है एक्सटर्नल पार्ट, इसकी कैसी होती है, वॉल्यूंटरी स्केलेटल मसल। वॉल्यूंटरी जो हमारे कंट्रोल में होती हैं, इनवॉल्यूंटरी जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे एनएस के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है हमारा जो अंदर की तरफ है वो हमारा इंटरनल, और जो बाहर की तरफ है वो एक्सटर्नल, ठीक है। इन दोनों में मसल कौन सी होती है, इंटरनल में इनवॉल्यूंटरी, एक्सटर्नल में वॉल्यूंटरी, ठीक है। बाहर वाली चीज़ हमारी कंट्रोल में है लेकिन अंदर वाली चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। अब देखो ये एक लाइन होती है जो बचपन से ही बनी होती है, जन्मजात होती है, एम्ब्रियोनिक लाइन होती है। इस लाइन को हम डेंटेट लाइन भी कहते हैं या फिर पैक्टिनेट मसल लाइन भी बोला जाता है। इसको हम, ये दोनों पार्ट को डिवाइड करती है। आप इसको ना गूगल पे डायग्राम अगर डालेंगे डेंटेट लाइन या पैक्टिनेट लाइन इन एनस, तो आपको ये डायग्राम शो होगा, तो आप वहाँ से आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो ये इंटरनल पार्ट और एक्सटर्नल पार्ट को डिवाइड करती है बीच में से। ये हमारी जन्मजात, जन्म से ही होती है। और इस लाइन का जो कहते हैं, इस लाइन का जो फंक्शन है वो मैं अभी आपको बताऊंगी, लेकिन इस लाइन को हम बोलते हैं डेंटेट लाइन या फिर पैक्टिनेट लाइन, ठीक है। पैक्टिनेट मसल लाइन या फिर डेंटेट लाइन। इस लाइन से क्या मतलब है, इस लाइन का सिर्फ इतना मतलब है कि अगर पैक्टिनेट मसल से ऊपर हेमराइड्स बनते हैं, किसी किसी को हेमराइड्स, जैसे हेमराइड्स किसे कहते हैं, बवासीर, है ना। जो हमारी पैक्टिनेट मसल है, अगर इस लाइन से ऊपर हेमराइड्स बने तो उन्हें हम कहते हैं इंटरनल हेमराइड, और अगर पैक्टिनेट लाइन से नीचे हेमराइड्स बने तो उन्हें हम कहते हैं एक्सटर्नल हेमराइड। बस इस लाइन को इसीलिए डिवाइड किया गया है। इस लाइन से हम इन चीज़ों को देखेंगे कि हमारा इंटरनल, इसको हम डिफ़ाइन कर सकते हैं कि इंटरनल हेमराइड कौन सा है और एक्सटर्नल हेमराइड कौन सा है, ठीक है। अब है हमारा, समझ आ गया, पैक्टिनेट मसल लाइन यूज़। पैक्टिनेट मसल लाइन कहाँ यूज़ होती है, यूज़ टू डिफ्रेंशिएट इंटरनल हेमरॉइड्स और एक्सटर्नल हेमरॉइड। पैक्टिनेट मसल लाइन कहाँ यूज़ होती है, जो हमारा इंटरनल हेमरॉइड होता है और एक्सटर्नल हेमरॉइड होते हैं, बवासीर जिसको हम बोलते हैं हिंदी में, उनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए या उनको पहचानने के लिए। जो पैक्टिनेट लाइन मसल लाइन से ऊपर होंगे उनको हम कह देंगे इंटरनल हेमरॉइड, जो यहाँ होंगे, और जो ये पैक्टिनेट लाइन है इससे आगे होंगे उनको हम बोल देंगे एक्सटर्नल हेमरॉइड। समझ गए आप इतना। उसके बाद है हमारा डेफिकेशन का जो हमारा डेफिकेशन का जो हमारा मैसेज है ब्रेन के किस पार्ट में जाता है, मतलब कि हमें पॉटी लगी है, इस तरह का एक सिग्नल या मैसेज ब्रेन के किस पार्ट में जाता है, ये जाता है S2 और S4 में, मेडुला वाले पार्ट में, मेडुला के S2 और S4 में मेनली, ठीक है। ये आपको ऐसे ही याद रखना है। ये हमारा हो गया पूरा एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी कंप्लीट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा ईसोफेजियल डिजीज़, जिसमें कि हम पढ़ेंगे एक्लेशिया कार्डिया, जो मैंने आपको पहले भी पढ़ा, मतलब थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी बताया था पीछे, है ना। एक्लेशिया कार्डिया क्या है बीमारी, देखो समझो। एक्लेशिया कार्डिया किस तरह की बीमारी है, ये एक मोटिलिटी डिसऑर्डर है। कहाँ की, लोअर ईसोफेजियल, जो लोअर ईसोफेजियल इंस्फिंक्टर है वहाँ के पास की मोटिलिटी डिसऑर्डर है। ये हमारा ईसोफेगस है, ये हमारा स्टमक है, ये हमारा स्टमक है, ये हमारा ईसोफेगस है, ठीक है। तो ईसोफेगस और स्टमक के बीच जो इंस्फिंक्टर है, लोअर ईसोफेजियल, 2 होते हैं ईसोफेगस में भी, एक यहाँ इंस्फिंक्टर होता है ऊपर
जो ओरल कैविटी और ईसोफेगस को डिवाइड करता है, एक ईसोफेगस और स्टमक के बीच में होता है ना, जो इसको डिफरेंशिएट यानी कि डिवाइड करता है। तो जो लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर है, इसके पास के मतलब कि इससे पास में जो ये ईसोफेगस है, इसमें मूवमेंट जो होता है वो मूवमेंट नहीं हो पाता। मोटिलिटी यानी कि मूवमेंट, नो मूवमेंट, मूवमेंट नहीं हो पाता है। तो इसी को हमने एक्लेशिया कार्डिया बोला है। मोटिलिटी डिसऑर्डर ऑफ लोअर ईसोफेजियल जंक्शन, लोअर ईसोफेजियल डिसऑर्डर नहीं आएगा, यहाँ पर जंक्शन आएगा, लोअर ईसोफेजियल जंक्शन या स्फिंक्टर। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ के जो न्यूरॉन है, लोअर ईसोफेजियल जंक्शन के जो न्यूरॉन है, उन न्यूरॉन का नाम है ये मेसेंट्रिक प्लेक्सिस, या इसी को हमने बोला ऑर्बैक प्लेक्सिस। यहाँ के जो न्यूरॉन है वो डैमेज हो जाते हैं। ये न्यूरॉन डैमेज होने की वजह से लोअर ईसोफेजियल जो स्फिंक्टर है वो क्लोज रहता है, नॉर्मली खुलता नहीं है। ठीक है, जिसकी वजह से फूड रिटेन इन ईसोफेगस, जिसकी वजह से जो खाना है यहाँ पर हमारा बढ़ता रहता है। जब ये यहाँ के मूवमेंट स्लो होने की वजह से ढक्कन नहीं खुल पाता, तो यहाँ पर खाना बढ़ता रहता है। फूड रिटेन इन ईसोफेगस, खाना जो है वो ईसोफेगस में बढ़ता रहता है। इसी को हमने क्या बोला है, एक्लेशिया कार्डिया। इसको क्या बोला है, एक्लेशिया कार्डिया। एक्लेशिया का मतलब होता है मोटिलिटी डिसऑर्डर, कार्डिया मतलब इस स्फिंक्टर का नाम ही कार्डियक स्फिंक्टर है, इसीलिए इसको एक्लेशिया कार्डिया बोल दिया। ठीक है, ये एक मोटिलिटी डिसऑर्डर है और ये क्यों होती है, क्योंकि यहाँ के जो न्यूरॉन है वो डैमेज हैं, इसलिए ये जो स्फिंक्टर है वो क्लोज रहता है, खुल नहीं पाता। और यहाँ के जो न्यूरॉन है उनको क्या नाम दिया है, मेसेंट्रिक प्लेक्सिस या फिर ऑर्बैक प्लेक्सिस। ठीक है, जिसकी वजह से ये जो हमारा स्फिंक्टर है क्लोज रहता है और खाना यहाँ ईसोफेगस में बढ़ता रहता है, उसी को हमने एक्लेशिया कार्डिया बोला है। इन दिस डिजीज़ नो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट, ईसोफेगस क्लोज्ड। एक ही बात है कि यहाँ पर मूवमेंट नहीं होता है। लोअर ईसोफेगस में मूवमेंट, एक स्लो मूवमेंट होता रहता है हमेशा, लेकिन वो नहीं हो पाता। इसकी वजह से ईसोफेगस का जो स्फिंक्टर है वो क्लोज रहता है, स्फिंक्टर क्लोज, लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर क्लोज रहता है। ठीक है, इसी को हमने बोला है एक्लेशिया कार्डिया। अब इसके कॉजेस, क्या कारण है इसके कि ये यहाँ के न्यूरॉन डैमेज हो गए, या फिर ये ढक्कन, या कि यहाँ की जो मोटिलिटी है वो स्लो हो गई, या कोई मूवमेंट नहीं हो रहा, इसके क्या कारण है। वो हम कॉज पढ़ेंगे। पहला कॉज है इडियोपैथिक, अननोन। इडियोपैथिक कहीं भी लिखा हुआ आएगा उसका मतलब होता है अननोन, कि कारण का पता ही नहीं है कि यहाँ के जो लोअर ईसोफेगस जो स्फिंक्टर है वो क्लोज रहता है, या फिर लोअर ईसोफेगस जो है उसमें मोटिलिटी नहीं होती, उसका कारण किसी को पता ही नहीं है कि क्या है, इडियोपैथिक। दूसरा है ये बताया गया है कि जो वहाँ के न्यूरॉन है वो डैमेज हो गए, इसकी वजह से कोई मूवमेंट नहीं होता ईसोफेगस में, और ईसोफेगस क्लोज रहती है। ईसोफेगस का जो स्फिंक्टर है वो क्लोज रहता है, ईसोफेगस का स्फिंक्टर जो है वो क्लोज रहता है। जो वहाँ के न्यूरॉन है वो डैमेज हो गए हैं। उन न्यूरॉन का नाम क्या है, ऑर्बैक प्लेक्सिस या मेसेंट्रिक प्लेक्सिस। तीसरा है इन्फेक्शन ट्रिपैनोमा क्रूजी की वजह से, इन्फेक्शन की वजह से, ट्रिपैनोमा क्रूजी की वजह से, अल्टीमेटली इस इन्फेक्शन की वजह से ये जो हमारे न्यूरॉन है वो डैमेज हो गए। यहाँ के मेसेंट्रिक प्लेक्सिस और ऑर्बैक प्लेक्सिस के जो न्यूरॉन है वो डैमेज हो गए, इसकी वजह से जो लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर है वो बंद रहता है। और इस डिजीज़ को क्या बोलते हैं, चेंजेस डिजीज़, इसका नाम अलग दिया गया है। इन्फेक्शन की वजह से, ट्रिपैनोमा क्रूजी की वजह से, अगर मेसेंट्रिक प्लेक्सिस इन्फेक्शन की वजह से अगर न्यूरॉन डैमेज हो रहे हैं ईसोफेगस के, मेसेंट्रिक प्लेक्सिस या ऑर्बैक प्लेक्सिस के न्यूरॉन डैमेज हो रहे हैं, तो फिर इस डिज़ीज़ को एक अलग नाम दे दिया गया है, उसको हम कहते हैं चेंजेस डिजीज़। क्या बोलते हैं, चेंजेस डिजीज़। ठीक है, चौथा है हमारा ऑटोइम्यून डिजीज़। ऑटोइम्यून का मतलब क्या होता है कि हमारा इम्यून सिस्टम ही हमारे ऑर्गन के ख़िलाफ़ एक्शन ले रहा है।
यानी कि इम्यून सिस्टम को वो ऑर्गन आपका पसंद नहीं है, या फिर उसको वो पैथोजेनिक लगता है, कुछ उसको वो ऑर्गन आपका ऐसा लग रहा है कि हमारी बॉडी के लिए वो हार्मफुल है, तो वो इम्यून सिस्टम जो है वो उन सेल्स के अगेंस्ट ही एक्शन ले लेता है और सेल डैमेज, सेल्स को डैमेज कर देता है, और ईसोफेगस इन्फेस्टर प्लेक्सिस को, यानी कि वहाँ के न्यूरॉन्स को डैमेज कर देता है, और ईसोफेगस का जो इन्फेस्टर है वो क्लोज रहता है। ठीक है, तो क्या क्या कारण हो गए? पहला हमारा हो गया इडियोपैथिक, दूसरा हो गया ऑर्बैक प्लेक्सिस और मेजेंट्रिक प्लेक्सिस जो है वो डैमेज है, न्यूरॉन डैमेज है। न्यूरॉन किस वजह से डैमेज है? या तो ऑटोइम्यूनिटी की वजह से, या फिर इन्फेक्शन की वजह से, ट्रिपोनोमा क्रूजी की वजह से। अगर ट्रिपोनोमा क्रूजी इन्फेक्शन की वजह से लोअर इसोफेजियल जंक्शन के जो न्यूरॉन है, ऑर्बैक प्लेक्सिस और मेजेंट्रिक प्लेक्सिस, अगर वो डैमेज हो रहे हैं तो उसको एक अलग ही नाम दे दिया है डिज़ीज़ को, उसका नाम है चेंजिस डिज़ीज़। ठीक है, समझ गए? अब है हमारा सिम्टम्स आप थोड़ा सा सोचेंगे पहले खुद से कि क्या सिम्टम आ सकते हैं। जब हमारा लोअर इसोफेगस का ढक्कन, यानी कि ये इन्फेस्टर क्लोज है, खुल नहीं पा रहा, तो खाना यहाँ अटकेगा तो कैसा लगेगा? डिस्फेजिया, कि खाना नीचे नहीं जा रहा है, सीने पे भरा हुआ है। ठीक है, डिस्फेजिया मतलब स्वॉलिंग, निकलने में परेशानी हो रही है, सॉलिड या फिर लिक्विड। क्यों? क्योंकि यहाँ खाना पहले से ही भरा हुआ है। तो कैसा मन होगा पेशेंट का? अगर हमारा खाना सीने पे पहले से ही भरा हुआ है और वो सड़ भी रहा होता है, तो उसकी वजह से और खाना खाने का मन नहीं करेगा, और उसकी वजह से वॉमिटिंग भी आएगी, और ऐसा मन करेगा, ऐसा लगेगा जैसे कि खाना नीचे नहीं जा रहा है, धकेला जा रहा है, नीचे नहीं जा रहा, डिस्फेजिया। ठीक है, तीसरा है रिगर्जिटेशन, बैकफ्लो ऑफ फूड। जब खाना यहाँ पहले से अटका हुआ है और अगर हम और ज़्यादा इसमें भर रहे हैं, खाना ऊपर से खाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है कभी कभी ये बैकफ्लो हो जाए, रिगर्जिटेट कर जाए, मतलब ये गंदा खाना भी बाहर निकल जाए उल्टी की वजह से, क्योंकि उल्टी आएगी, हम बिना बात के खाना ही तो भर रहे हैं, अब यही नीचे नहीं गया तो उल्टी आएगी, तो क्या होगा? खाना रिगर्जिटेट कर सकता है, बैकफ्लो ऑफ फूड। चौथा है चेस्ट पेन, इसोफेगियस वॉल पर प्रेशर इंक्रीज, क्योंकि वहाँ खाना पहले से ही भरा हुआ है ना, खाना पहले से ही भरा हुआ है। यहाँ पर ये इन्फेस्टर क्लोज है, और ये खाना पहले से ही भरा हुआ है, यहाँ पर हम और खा रहे हैं, तो इसकी जो इसोफेगस की वॉल है, इस पर प्रेशर इंक्रीज़ हो जाएगा। प्रेशर इंक्रीज़ होने की वजह से हमें ऐसा लगेगा जैसे हमारे सीने में दर्द हो रहा हो, चेस्ट पेन हो रहा हो। ठीक है, वेट लॉस, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन है, वेट लॉस होगा। वेट लॉस क्यों होगा? क्योंकि डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, खाना नीचे नहीं जा रहा है, ऊपर ही अटका हुआ है, स्टमक में ही नहीं जा रहा, ना उसका डाइजेशन हुआ ना एब्जॉर्प्शन हुआ, मतलब बॉडी को नहीं लगा वो खाना, है ना, तो उसकी वजह से क्या होगा? वेट लॉस। छठा क्या है? एस्पिरेशन ऑफ निमोनिया, बैकफ्लो फूड ऑफ लंग्स एंड ट्रैकिया। इसी के बराबर में जो हमारी नली जाती है उसको हम बोलते हैं ट्रैकिया। ये खाना कभी कभी यहाँ पर भी एक हमारा क्या होता है? ढक्कन होता है ना, कभी कभी ऐसा होता है खांसते वक्त ये ढक्कन खुल गया हमारा, और ये खाना सड़ा हुआ इधर पहुँच गया, ट्रैकिया में चला गया, फिर नीचे लंग्स में चला गया, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है? निमोनिया, एस्पिरेशन ऑफ निमोनिया। सातवां है बैड स्मेल फ्रॉम माउथ, गंदी बदबू मुंह से आएगी। ये तो आएगी जब खाना सड़ रहा है वहाँ, तो कैसा आएगा? गंदी बदबू मुंह से आएगी, क्योंकि वहाँ पर फूड डिकम्पोज हो रहा है। कहाँ पर? ईसोफेगस में। ठीक है, सड़ रहा है। फिर है हमारी डायग्नोसिस। हम डायग्नोसिस कैसे करेंगे? पहला है हमारा बेरियम सोलो प्लस एक्सरे। हम बेरियम को सोलो कराएंगे पेशेंट को, और उसके बाद हम एक फ़ोटो खींचेंगे एक्सरे के थ्रू, तो उसमें क्या दिखाई देगा? अपर ईसोफेगस जो है हमारा डायलेट दिखाएगा। अपर ईसोफेगस डायलेट क्यों होगा? क्योंकि नीचे खाना भरा हुआ है, तो ऊपर का ईसोफेगस जो है वो डायलेट हो जाएगा इसकी वजह से, तो अपर ईसोफेगस डायलेट दिखाई देगा। ठीक है, पहली। और जो हमारा लोअर ईसोफेगस है वो टाइट दिखाई देगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा गया है। और लोअर ईसोफेगस कैसा हो जाएगा? टाइट हो जाएगा, और अपर ईसोफेगस जो है हमारा कैसा हो जाएगा? डाइलेट हो जाएगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे? बर्ड बीक अपीयरेंस। ऐसा लगेगा हमें एक्सरे में जैसे कि चिड़िया की चोंच दिखाई दे रही है। ये एक इसका क्लासिफिकेशन साइन है। ठीक है, इसका
एक्लेशिया कार्डिया का। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप यहाँ पर इसको नोट डाउन कर लीजिए। ये बहुत बार पूछा गया है एग्ज़ाम में कि बर्ड बीक अपीयरेंस आपको किस डिज़ीज़ में दिखाई देगा, या फिर बर्ड बीक अपीयरेंस से आप किस डिज़ीज़ की डायग्नोसिस करेंगे। तो ऑप्शन में एक आंसर होगा एक्लेशिया कार्डिया, तो आप उसी को टिक करेंगे। ठीक है, इसका गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट कौन सा होता है? गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है इसका ईसोफेजियल मैनोमेट्री, कि हम ईसोफेगस का जो है प्रेशर को देखते हैं। उसमें मैनोमेट्री एक पाइप सा होता है पतला, है ना, उसमें ईसोफेगस के प्रेशर को मेज़र करते हैं। तो उसमें ईसोफेगस का जो प्रेशर है वो बढ़ा हुआ आएगा, दैट मीन्स नीचे ब्लॉकेज है, आगे ब्लॉक हो रहा है। फिर उसके बाद हमारा है कैंसर इन एंडोस्कोपी बायोप्सी, एंडोस्कोपी बायोप्सी। तीसरा है हम बायोप्सी करके देख सकते हैं, अगर हमें कैंसर के चांस लग रहे हैं तो हम बायोप्सी करके देख सकते हैं। ठीक है, बायोप्सी से कैंसर को पता लगा, वहाँ से एक टिश्यू निकाल कर ईसोफेगस से एंडोस्कोप के थ्रू, और हम जांच करके देखेंगे कि वहाँ कैंसर के चांसेस तो नहीं है। ठीक है, ये हमारी इसकी हो गई डायग्नोसिस। डायग्नोसिस में क्या क्या हो गया? पहला क्या हुआ हमारा बेरियम सोलो प्लस एक्सरे, बेरियम सोलो करके हम एक्सरे करके देखेंगे। दूसरा हुआ हमारा गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट ईसोफेजियल मैनोमेट्री। और तीसरा, हम अगर कैंसर का हमें चांस लग रहा है तो हम बायोप्सी कराएंगे, वरना नहीं करेंगे। तो इसका जो पहला है वही बेरियम सोलो प्लस एक्सरे, दूसरा गोल्ड स्टैंडर्ड। अगर कोई ये पूछे गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट कौन सा है एक्लेशिया कार्डिया के लिए, तो हम ईसोफेजियल मैनोमेट्री, यानी कि हम ईसोफेगस का प्रेशर नापते हैं। उसमें फिर प्रेशर जो है वो बढ़ा हुआ आएगा, मतलब नीचे ब्लॉकेज है, खाना नीचे नहीं जा रहा है, इसलिए जो ईसोफेगस का जो प्रेशर है वो बढ़ा हुआ आएगा। फिर है ट्रीटमेंट, रिलीफ, टेम्पररी रिलीफ तो हम पहले देंगे ही भाई उसको। हम मसल रिलैक्सेंट ड्रग देंगे, जैसे नाइट्रेट वगैरह, और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर दे सकते हैं। ये भी सब मसल्स को रिलैक्स करने में हेल्प करती हैं, और जो हमारा ईसोफेगस का जो स्फिंक्टर है वो ओपन होगा और खाना आगे जाएगा। और बोटुलिनम टॉक्सिन का इंजेक्शन देंगे। ये सारी मसल रिलैक्सेंट ही हैं, मसल को रिलैक्स करेंगी और खाने को आगे भेजेंगी, धकेलेंगी। ठीक है, जब मसल रिलैक्स हो जाएंगी वहाँ की, तो खाना आगे चला जाएगा। डेफिनेटिव ट्रीटमेंट क्या है? न्यूमेटिक डायलेशन। न्यूमेटिक डायलेशन होता है बलून, लोअर ईसोफेजियल रिलैक्स हो जाएगा। एक तरीके से बलूनिंग होती है ना, उसकी वजह से जो होता है हमारा लोअर ईसोफेजियल जो है वो रिलैक्स हो जाएगा। दूसरा है हमारा हेलर्स मायोटमी, थ्रू सर्जरी अफेक्टेड मसल न्यूरॉन रिमूव। जहाँ के न्यूरॉन डैमेज हुए हैं, ये इनको हम न्यूरॉन्स को ही हटा देंगे, यहाँ से काट देंगे। इसको काटने की वजह से जो हमारी अफेक्टेड पार्ट ही कट गया, तो इसमें ईसोफेगस में मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा, और जो ये ईसोफेगस का जो इंसिस्टर है वो ओपन होगा, जिसकी वजह से नॉर्मल हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं हेलर्स मायोटमी। तीसरी एक न्यू आई है, ये पोएम, पर ओरली एंडोस्कोपिक मायोटमी, यानी कि है ऐसे ही मायोटमी ही करनी है, लेकिन इसको हम ओरल रूट से एंडोस्कोप डाल के वहाँ से सीधे मायोटमी कर सकते हैं। जो हमारे डिफेक्टेड पार्ट है या अफेक्टेड मसल है, न्यूरॉन है, उनको हम रिमूव कर सकते हैं, और जो हमारी मसल है वो रिलैक्स हो जाएगी। ईसोफेगस का जो स्फिंक्टर है वो भी रिलैक्स हो जाएगा, खाना आगे जाने लगेगा। ये 3 तरह की हमारी डेफिनेटिव सर्जिकल ट्रीटमेंट है। ठीक है, पहला तो न्यूमेटिक डायलेशन, आपको नाम याद रखने हैं। वहाँ पर आपसे थ्योरी कोई नहीं पूछ रहा, आपको नाम याद रखने हैं। डेफिनेटिव ट्रीटमेंट में न्यूमेटिक डायलेशन है, हेलर्स मायोटमी है, और पोएम है। ठीक है, पर ओरली एंडोस्कोपिक मायोटमी। ठीक है, समझ गए आप? यह आपका टॉपिक यहाँ फिनिश हुआ है आज। थैंक यू।